अगर तुम लोगों को भी लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ट्रेंड चला गया और ये अब इतने काम की चीज नहीं रही तो तुम बिल्कुल गलत हो। लेकिन क्या सच में आज भी लोगों को एआई से सवाल पूछने और प्रॉम्प्ट्स लिखने आ गए? आज से पहले तक आप जैसे प्रॉम्प्ट लिखते थे, इस वीडियो के बाद वैसे प्रॉम्प्ट तो नहीं ही लिखोगे। तो प्रॉम्प्ट्स तो यार एक महीने से एआई की बैकबोन हो गई। जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स उतने अच्छे, तो उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और रिजल्ट्स है तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता तुम कौन हो, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या दिखाना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सुटेबल रहेगा। तुम्हें अपने बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल करना हो, तुम्हें कंटेंट बनाना हो, वो मेरे को बिल्कुल वैसे ही समझाएगा जैसे एक टीचर समझाती है अपने 10 साल के बच्चों को। तुमने एआई को बता दिया तुम्हें कैसी टोन चाहिए, कैसा फॉर्मेट चाहिए, लेकिन फिर भी आउटपुट तुम्हारे हिसाब से आ ही नहीं रहा। वो अपनी ही डिफॉल्ट टेंडेंसीज के ऊपर काम करता रहेगा, जैसे कि बज़वर्ड्स यूज करना, लंबे फॉर्मल इंट्रोडक्शंस रखना। बिगिनर्स यही गलती करते हैं, एक बार आउटपुट डालते हैं, जो उनको मिल गया उसको ही यूज कर लेते हैं या ब्लेम करते हैं कि अच्छा आउटपुट नहीं देता। लेकिन एक तो तुम्हारे आउटपुट और भी ज्यादा पॉलिश होते रहेंगे। ये ट्रिक कब काम आएगी? जब तुम्हें कोई भी रिसर्च पेपर पढ़नी हो, कंपनी की रिपोर्ट एनालाइज करवानी हो, या अपने कॉलेज नोट से क्विज बनवाना हो, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट रीड करनी हो। आज के टाइम में हर कोई एआई को यूज कर रहा है, वो चाहे एक 10 साल का छोटा बच्चा हो या वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेकिन यूज हर कोई कर रहा है। एक छोटा बच्चा उसको एक सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे हम गूगल को इस्तेमाल करते थे, और वो उसको अपने होमवर्क के लिए यूज करता है, जैसे कोई प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए या कुछ और एक वर्किंग प्रोफेशनल उसको यूज करता है अपने काम को आसान बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए और ऐसे वगैरह वगैरह कामों के लिए। लेकिन यूज हर कोई कर रहा है एआई को आजकल। क्या उन लोगों को वैसा आउटपुट मिल भी रहा है जो उनको मिलना चाहिए था? क्योंकि सारी बात आती है यहाँ पर सवाल पूछने की, और एआई से सवाल पूछना भी आज के टाइम में एक स्किल है। हाँ, ये ट्रेंड 1 साल पुराना हो चुका है कि एआई से सवाल पूछना सीखो, प्रॉम्प्ट लिखना सीखो। लेकिन क्या सच में आज भी लोगों को एआई से सवाल पूछने और प्रॉम्प्ट्स लिखने आ गए? वेल, मेरे को नहीं लगता कि आ गए, क्योंकि आज भी लोगों की एआई के लिए लिटरेसी थोड़ी कम है। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एआई से सवाल पूछना आता ही नहीं। वो बिल्कुल वैसे सर्च इंजन की तरफ से सवाल पूछते हैं, वैसे उनको जवाब मिल जाते हैं। और मैंने फिर इंटरनेट के ऊपर सर्च किया जब मैं इस वीडियो को प्लान कर रहा था कि मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है मेरे पास और मेरे कंपटीशन क्या क्या है, कि पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो किस किस ने डाली है और कैसी वीडियो डाली है। तो मैंने जब वो वीडियोस देखी तो उनकी लेंथ तकरीबन 1 घंटा या उससे ज्यादा की थी। फिर मेरे को लगा कि आज के इस रील वर्ल्ड के टाइम में मेरी 1 घंटे की वीडियो देखेगा कौन? और अगर किसी को देखनी होगी तो ये पहले से अपलोडेड है, तो मेरा अपलोड करने का मतलब क्या बनता है इसके अंदर? क्यों कोई क्यों देखेगा मेरी वीडियो? तो फिर मैंने ये वीडियो प्लान करते करते सोचा कि क्यों ना एक बुलेट पॉइंट वाली वीडियो रखूं, जिसके अंदर सिर्फ मैं बुलेट पॉइंट्स ही कवर करूंगा, आपको ट्रिक्स बताऊंगा। हाँ, कंटेंट वही है जो उनका 1 घंटे वाले वीडियो में है, और मेरे इस जितनी भी लेंथ होगी इस वीडियो की ड्यूरेशन मेरे को नहीं पता, उतनी वाली वीडियो में मिलेगा आपको। कंटेंट सेम है, लेकिन मैं आपको सीधा बुलेट पॉइंट्स दूंगा, सीधी ट्रिक्स बताऊंगा, और वीडियो की लेंथ जितनी हो सकेगी उतनी छोटी रखूंगा। क्योंकि आजकल आप लोगों का रिटेंशन टाइम, आप लोगों का क्या, हम सभी का रिटेंशन टाइम इतना कम हो चुका है कि हम इतनी लंबी वीडियोस देख ही नहीं सकते। और मेरे को भी यार अपने रिटेंशन टाइम की तो पड़ी है, क्योंकि मेरा भी तो एनालिटिक्स में ग्राफ नीचे चला जाएगा ना, इतनी लंबी वीडियो अगर कोई देखेगा नहीं तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बिल्कुल बिगिनर से लेके प्रो तक लेकर जाऊंगा। ये मत सोचना कि अगर ये वीडियो छोटी है तो इसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी। क्वालिटी का मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस वीडियो के अंदर, और मैंने वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके काम आए। मैंने कोई भी फालतू पॉइंट इसके अंदर डाला ही नहीं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ, आज से पहले तक आप जैसे प्रॉम्प्ट लिखते थे, इस वीडियो के बाद वैसे प्रॉम्प्ट तो नहीं ही लिखोगे। इतना तो मैं बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूँ कि इससे अच्छा तो आप अभी लिखने लग जाओगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इतना तो मेरे को खुद के ऊपर भी विश्वास है कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, और इतना आसानी से सिखाऊंगा कि आप लोग भी सीख जाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मैं करूंगा नहीं, पहले बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। तो मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तुमने तुम्हारे दोस्त को बोला कि तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा है। अब तुमने नहीं बताया कि तुम्हें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तुमने कुछ नहीं बताया, तुमने बस बोला तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा है। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए जलेबी ला सकता है, बर्फी ला सकता है, रसगुल्ले ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। अब तुम्हें जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं है कि चांसेस तो जलेबी के भी उतने ही इक्वल है जितने तुम्हारी फेवरेट मिठाई रसगुल्ला के लाने के हैं। और सपोज करो तुम्हारा दोस्त जलेबी ही ले आया, अब इसमें गलती तुम्हारी है या तुम्हारे दोस्त की है? एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट।
गलती यहाँ पर तुम्हारी है। अब अगर तुम तुम्हारे दोस्त को बोलते कि मेरा रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है और मेरे को 2 रसगुल्ले खाने हैं अभी, तो अगर तुम्हारा दोस्त जलेबी लेकर आए तो वो गलती तुम्हारे दोस्त की है, लेकिन तुमने उसको बताया ही नहीं तुम्हें कैसा खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, तो उसकी गलती नहीं है। और सेम गोज टू एआई। तुम एआई को बताओगे नहीं वो आउटपुट कैसे देगा, उसकी गलती नहीं है, वो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम उसको वैसे सवाल ही नहीं पूछ रहे हो कि वो तुम्हें वैसे जवाब दे सके अच्छे अच्छे, जो तुम्हारे काम आए या जो तुम्हें चाहिए। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी प्रेफरेंसेस बिल्कुल क्लियर रखनी है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बताना है, पॉइंट कट टू कट, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी कमी ना रहे तुम्हारी बात में कि एआई को गलती करने का मौका ही मत दो ना, फिर एआई गलती कैसे करेगा। तो मेरा पॉइंट आज की वीडियो का यही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गलती कैसे नहीं करोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को भी लगता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ट्रेंड चला गया और ये अब इतने काम की चीज नहीं रही, तो तुम बिल्कुल गलत हो। असल में एक बात बताऊं, ये ट्रेंड उन लोगों के लिए चला गया जिनको आती है, जिनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल प्रो लेवल पर आती है, उनके लिए ये ट्रेंड चला गया, क्योंकि उन लोगों ने सीख ली ना और वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए तो ये अभी भी यूजफुल होगा ही, क्योंकि तुम एक वाइब कोडिंग करते हो या एजेंटिक वर्क भी करते हो एआई से, और नाना करते करते अगर तुम इसको एक सर्च इंजन की तरह भी यूज करते हो, तो तुम्हें लिखने तो उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स ही हैं। तो प्रॉम्प्ट्स तो यार एक महीने से एआई की बैकबोन हो गई, जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स उतने अच्छे आउटपुट्स। तो मेरे को नहीं लगता कि इसका ट्रेंड चला गया, और तुमको ये आनी ही चाहिए। अगर तुमको ये आएगी तभी तुम अगला स्टेप बढ़ा सकते हो एआई की तरफ। सबसे पहला स्टेप यही है एआई की तरफ बढ़ने के लिए कि तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल अच्छे से आती हो। अब अगर तुम्हें वही नहीं आती तो तुम अगला स्टेप कैसे बढ़ोगे। तो इन बातों के ऊपर ध्यान मत दो, इसको सीखने पे ध्यान दो, इन बातों को याद रखना जो मैं तुम्हें आज वीडियो में बताऊंगा, और इनको हर जगह यूज करना, क्योंकि जब तुम यूज करोगे तभी तो अच्छे आउटपुट आएंगे ना। तो आज की इस वीडियो को मैंने 9 बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इसके अंदर मैं तुम्हें 9 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके अंदर मैं तुम्हें बिगिनर से लेकर बिल्कुल प्रो लेवल तक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना दूंगा। तुम्हें बिल्कुल अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने आ जाएंगे, सिर्फ ये 9 पॉइंट्स तुम ध्यान में रखना। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है RCTNO फ्रेमवर्क। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या है, तो R stands for role, C stands for context, T stands for task, N stands for negative constraints and O stands for output। तो चलो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फ्रेमवर्क क्यों और कैसे काम करता है। अभी समझो, जैसे तुमने एआई से कोई सवाल पूछा तो उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और रिजल्ट्स है तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता तुम कौन हो, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या दिखाना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सुटेबल रहेगा। लेकिन जब तुम ये RCTNO फ्रेमवर्क उसके अंदर डालोगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक डायरेक्शन के अंदर ही फनल कर देगा और तुम्हें बिल्कुल सुटेबल आउटपुट देगा जो बिल्कुल तुम्हारे ही काम का हो। तो ये 5 चीजों के अंदर डिवाइडेड है। तो पहले बात करते हैं रोल की। अब तुमने एआई को बोला कि यू आर अ राइटर। अब एआई का सिर्फ वही पार्ट एक्टिवेट होगा जिसके अंदर उसकी राइटिंग स्किल्स हैं। तब उसको पता होगा कि उसको कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स इस्तेमाल करनी है एज अ राइटर, की उसको राइटिंग स्किल अपनी एक्टिवेट करनी है, और वो एज अ राइटर ही सोचेगा और उसी पार्ट के अंदर से आउटपुट ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। एआई को बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब तक उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो वो एज्यूम क्या करेगा। अब तुमने उसको बता दिया कि तुम राइटर हो, लेकिन तुमने उसको ये तो नहीं बताया कि लिखना किस बारे में है। जब तक उसको यही नहीं पता कि उसको लिखना किस बारे में है तो वो सोचेगा कैसे। उसके बाद आता है टास्क। अभी हमने एआई को बता दिया था पहले कि वो एक राइटर है, उसके बाद हमने उसको बताया कि उसको किस बारे में लिखना है, लेकिन अभी तक हमने उसको ये तो नहीं बताया कि लिखना क्या है एग्जैक्टली, हमें हमारी स्टोरी के अंदर चाहिए क्या। जब तक हम उसको हमारी डिमांड्स नहीं बताएंगे, उसको उसके टास्क नहीं देंगे, तब तक वो उसके ऊपर काम कैसे करेगा अच्छे से। उसके बाद आता है नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। हमने उसको ये तो बता दिया कि वो एक राइटर है, उसको किस बारे में लिखना है और उसको क्या लिखना है, लेकिन हमने अभी तक उसको ये तो नहीं बताया कि क्या नहीं लिखना। हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि हमें हमारी स्टोरी के अंदर क्या नहीं चाहिए, उसको क्या अवॉइड करना है कि ये तो स्टोरी के अंदर ना ही इंक्लूड हो और ना ही आए। उसके बाद आता है आउटपुट। अभी हमने उसको सारा बातें बता दी हमारी स्टोरी के बारे में, उसको राइटर भी बना दिया, सब बता दिया, लेकिन अभी तक हमने उसको ये तो नहीं बताया कि हमें चाहिए क्या। इन द सेंस कि हमें एक चैप्टर चाहिए, एक सीन चाहिए, या पूरी की पूरी एक नोवेल चाहिए।
ये बात तो अभी तक हमने उसको बताई ही नहीं, तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें उसको ये तो बताना ही पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, तभी तो वो सोचेगा, वरना वो अपनी मन मर्जी चला के कुछ भी बता देगा, कुछ भी दे देगा। हमें जो चाहिए हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और इस फ्रेमवर्क का बेस्ट पार्ट ये है, अगर तुम्हें एक बार ये याद हो गया तो ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। तुम्हें अपने बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल करना हो, तुम्हें कंटेंट बनाना हो, या तुम्हें कुछ भी करना हो, अगर तुम्हें एक बार ये याद हो गया तो तुम इसे हर जगह पर यूज कर पाओगे। अगला पॉइंट आता है चेन ऑफ थॉट्स। अभी जैसे तुमने एआई से कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा तो वो कोशिश करेगा उसको सीधा ही एक फाइनल आंसर में जनरेट करके देने की, लेकिन वो तुम्हें बताएगा नहीं कि इसके पीछे उसने क्या प्रोसेसिंग की, क्या कैलकुलेशंस की। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोई स्टूडेंट अपना रफ वर्क दिखाए बिना ही सीधा एक फाइनल आंसर लिख दे नोटबुक में, और पता ना चले उसने इसके पीछे ये आंसर कैसे निकाला। ये कभी कभी सही होगा तो साथ में कभी ना कभी तो गलत भी होगा, लेकिन जब तुम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हो थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो उस प्रॉब्लम को पीसीज के अंदर डिवाइड करेगा और उनको बारी बारी से सॉल्व करेगा। तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसने कौन सी कैलकुलेशन कहां पर की, कहां पर क्या सॉल्यूशन निकला था, और ये फाइनल आंसर ऐसे आया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक ब्रिलियंट बच्चा अपनी नोटबुक के अंदर तुम्हें रफ वर्क भी करके दिखाए और फाइनल आंसर बाद में दिखाए। इससे एक्यूरेसी बढ़ने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे और गलती के चांस तो बिल्कुल कम ही हो जाएंगे। ये पॉइंट सिर्फ मैथ के लिए नहीं था, तुम्हें अपनी कोडिंग डिबग करनी हो, कोई भी बिजनेस डिसीजंस लेने हो, ये फ्रेज अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करो और अपने रिजल्ट्स को इनहेंस करो। अगला पॉइंट है फ्यू शॉर्ट एग्जांपल। तुमने एआई को बता दिया तुम्हें कैसी टोन चाहिए, कैसा फॉर्मेट चाहिए, लेकिन फिर भी आउटपुट तुम्हारे हिसाब से आ ही नहीं रहा, तुम्हें वो चीज मिल ही नहीं रही जो तुम्हें चाहिए। तो इस टाइम में क्या करो सॉल्यूशन के लिए? तुम उसको बताओ मत, उसे दिखाओ। अभी एग्जांपल के लिए मानते हैं मेरे को चाहिए फनी कैप्शंस अपने पोस्ट के लिए या रील के लिए। जरूरी नहीं है ना कि जो चीज मेरे लिए फनी हो वो उसके लिए भी फनी हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं उसको 2 कैप्शंस के एग्जांपल दूंगा और उसे बोलूंगा कि ऐसे ही 3 कैप्शंस और जनरेट करके दे। तो फिर मेरा जो आउटपुट होगा वो मेरे अकॉर्डिंग ही आएगा, जैसे मेरे को कैप्शंस चाहिए, जो मेरा ह्यूमर है, जो मेरे को फनी लगता है, उसको पता होगा कि इससे रिलेटेड ही आउटपुट देने हैं। ये ट्रिक स्पेशली यूजफुल है जब तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड वॉइस में या किसी के राइटिंग स्टाइल में कंटेंट चाहिए हो, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट चाहिए हो। ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगला पॉइंट आता है नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। एक बात समझो, ट्रेनिंग के दौरान एआई मॉडल्स इंटरनेट का बहुत सारा डाटा देखते हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेट ब्लॉग्स, मार्केटिंग कॉपीज और साथ में बहुत सारा जेनरिक कंटेंट भी होता है। इसलिए जब तक तुम एआई को स्पेसिफिकली मना नहीं करोगे कि ये यूज नहीं करना, वो अपनी ही डिफॉल्ट टेंडेंसीज के ऊपर काम करता रहेगा, जैसे कि बज़वर्ड्स यूज करना, लंबे फॉर्मल इंट्रोडक्शंस रखना और फॉर्मल टोन यूज करना। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है एआई को क्या करना है बताना से ज्यादा क्या नहीं करना। अगला पॉइंट आता है इटरेटिव रिफाइनमेंट। लोग अभी भी एआई को सिर्फ एक वेंडिंग मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक कॉइन डालो और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये तो एक कन्वर्जेशन पार्टनर है। तुम यहाँ पर इससे बात करो, अच्छे से इसको बताओ, इससे बात करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि पहला आउटपुट तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है अच्छे फाइनल रिजल्ट के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको बोलूंगा कि एक टेक यूट्यूबर के लिए इंस्टा बायो लिखो, इसने आउटपुट दिया। मैं इसको बोलूंगा कि इसके अंदर एक इमोजी ऐड करो और इसको थोड़ा फनी बनाओ, इसने वो भी किया। अब मैं इसे बोलूंगा कि इसे 12 वर्ड्स के अंदर कंप्रेस करो, तो मेरे को यहाँ पर 3 बार बोलना पड़ा, तब जाकर मेरा फाइनल रिजल्ट आउटपुट बना है। यहाँ पर 3 राउंड्स के अंदर मैंने इसको बताया और जो मैं चाहता था मैंने इसको वो चेंज करवाया। पहले आउटपुट के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करवाई, दूसरे आउटपुट के अंदर मैंने इसको एक और इंस्ट्रक्शन दी और तीसरे आउटपुट के अंदर मेरा फाइनल रिजल्ट बनके तैयार हो गया। बिगिनर्स यही गलती करते हैं, एक बार आउटपुट डालते हैं, जो उनको मिल गया उसको ही यूज कर लेते हैं या ब्लेम करते हैं कि अच्छा आउटपुट नहीं देता। लेकिन एक प्रो लेवल बंदे को पता होता है कि 3 से लेके 5 राउंड तक तो ये लेता ही है। पहले एक आउटपुट देगा, उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस कराओ, उसके बाद उसकी टोन चेंज करवाओ, उसके बाद इसके अंदर कुछ और ऐड करवाओ। ऐसे उसके आउटपुट के अंदर ही कुछ ऐड करवाते करवाते ही फाइनल आउटपुट मिलता है। ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट ही तो हमें फाइनल बेस्ट रिजल्ट की तरफ लेकर जाते हैं। ये ट्रिक ज्यादा काम करती है जब हमें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर यूज करना हो, जैसे कि बड़े बड़े ईमेल्स, ब्लॉग्स या फिर कंटेंट राइटिंग, जहां पर हमें समरी चाहिए हो या कुछ भी छोटा करके चाहिए हो उस चीज के अंदर, कंटेंट के अंदर। ये तब बहुत ज्यादा काम आता है। और एक बात याद रखो,
जो पहला ड्राफ्ट होता है वो कभी पब्लिश होता ही नहीं, चाहे वो एआई हो या वो इंसान हो। अगला पॉइंट आता है सेल्फ क्रिटिक लूप। यहाँ पर तुम एआई का आउटपुट उससे ही रिव्यू करवाओ। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा एक राइटर अपना ड्राफ्ट रिव्यू कराता है अपने एडिटर से, क्योंकि जब एआई अपना पहला ड्राफ्ट जनरेट करता है तो वो जल्दी में बिना सोचे कुछ भी जनरेट कर देता है, लेकिन जब तुम उसे बोलोगे ना इसे रिव्यू करो, तो वो उसके अंदर वीकनेसेस ढूंढेगा, वहां पर क्या बेटर रिप्लेसमेंट्स हो सकती थी वो ढूंढेगा और बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेगा एक आउटसाइडर की नजरों से। ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब तुम थक गए हो बार बार उस अपने आउटपुट के अंदर एडिट करते करते, तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा कि अब इसके अंदर वीकनेस क्या है, यहाँ पर क्या अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती थी। तब तुम ये काम कर सकते हो, उससे ही रिव्यू करवा लो, उसे ही बोल दो इसको क्रिटिसाइज करो, इसके अंदर वीकनेसेस ढूंढो और बेटर रिप्लेसमेंट्स भी ढूंढो। जब वो खुद ढूंढेगा तो वो तुमसे अच्छा ही ढूंढेगा। और इसे और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए तुम इसको और जैसे अलग अलग टास्क दे सकते हो, जैसे कि एक YouTube एल्गोरिथम एक्सपर्ट की तरह देखो, एक एक्सपर्ट राइटर की तरह देखो, एक एक्सपर्ट एडिटर की तरह देखो। जब तुम ऐसे बार बार इसको अलग अलग एक्ट दोगे, यहाँ पर इसको अलग अलग रोल्स दोगे यहाँ पर, तो तुम्हारे आउटपुट और भी ज्यादा पॉलिश होते रहेंगे। अगला पॉइंट आता है रैग। रैग की फुल फॉर्म में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सुनने में थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल लग रहा होगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखो, जैसे तुमने एआई से कोई भी सवाल पूछा, वो आउटडेटेड हो सकता है, वो जेनरिक भी हो सकता है और क्या पता वो कभी कभी तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि एआई अपने आंसर्स को हेलुसिनेट करता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंटली देना। रैग से तुम इसको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या सोर्स प्रोवाइड करते हो। ये अपनी खुद की कोई भी जनरल नॉलेज यहाँ पर यूज नहीं करेगा, ये उसके अंदर से ही रिसर्च करेगा, जो तुम उसको प्रोवाइड करोगे वहां से ही आंसर ढूंढेगा, वहीं से तुम्हें सब कुछ बताएगा। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो सोर्स हमने उसको दिया है ये सिर्फ उसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर का ना तो कुछ भी लाएगा, ना उससे बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये ट्रिक कब काम आएगी? जब तुम्हें कोई भी रिसर्च पेपर पढ़नी हो, कंपनी की रिपोर्ट एनालाइज करवानी हो, या अपने कॉलेज नोट से क्विज बनवाना हो, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट रीड करनी हो, जहां पर एक्यूरेसी बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर हो, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर से ही रीड करेगा और वहीं से तुम्हें आंसर देगा और सिटेशन भी देगा कि ये पॉइंट कौन से डॉक्यूमेंट के कौन से पार्ट से आया है। अगला पॉइंट आता है पर्सोना असाइनमेंट, एक्ट एज अ। जब तुम एआई को एक स्पेसिफिक पर्सोना देते हो तो उसका वही पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो बिल्कुल उस रोल के अंदर घुस जाता है, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी वोकेबुलरी और उसकी टोन सब कुछ उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाती हैं। ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ जब भी मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स चीज बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझनी हो। मैं एआई को बोलूंगा एक्ट एज अ टीचर एक्सप्लेनिंग टू अ 10 ईयर ओल्ड, वो मेरे को बिल्कुल वैसे ही समझाएगा जैसे एक टीचर समझाती है अपने 10 साल के बच्चों को। या जब मेरे को फीडबैक चाहिए होता है, जैसे मैं उसको बोलूंगा एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट इन्वेस्टर जो मेरी पिच को फंड नहीं करना चाहता। पर्सोना एआई को एक स्पेसिफिक लेंस देता है, जिसके लेंस के थ्रू ही एआई देखता है और वो लेंस ही डिसाइड करता है उसके आउटपुट की क्वालिटी क्या होगी। अगला पॉइंट आता है टॉप पी कंट्रोल। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार अच्छे से समझाता हूँ। होता क्या है, जब भी एआई अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है तो उसके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लाइकली प्रिडिक्टेबल और कुछ बहुत ज्यादा अनलाइकली रैंडम और क्रिएटिव। टॉप पी वो सेटिंग है जो डिसाइड करती है एआई कितना रिस्क ले सकता है अगला वर्ड प्रिडिक्ट करते वक्त। तो एक सेंटेंस सोचो जैसे कि द स्काई इज। लो टॉप पी के अंदर यहाँ पर ये रिस्क बहुत कम लेगा और बिल्कुल ऑब्वियस सा प्रिडिक्टेबल वर्ड यहाँ पर डाल देगा, जैसे कि द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज क्लाउडी। ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल सा ये वर्ड था यहाँ पर। ये बहुत जरूरी होता है, जैसे किसी प्रोग्रामिंग के दौरान चॉइस जहाँ पर बिल्कुल क्रिटिकल हो, एक गलत चॉइस पूरे प्रोग्राम को ही क्रैश कर सकती हो। ये वहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, वहाँ पर ये अच्छे से काम करता है। लेकिन इसका उल्टा सोचो, हाई टॉप पी, इसके अंदर क्या होगा, जैसे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रैंडम वर्ड आएंगे, बिल्कुल क्रिएटिव, जैसे कि द स्काई इज पिंक, द स्काई इज मजेस्टिक। दोनों सुटेबल तो है यहाँ पर, पहले वाले थे ये भी हैं, लेकिन हमने इन चीजों की उम्मीद नहीं की थी कि ये वर्ड्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये काम आता है जब तुम्हें कोई क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग लिखनी हो, या तुम राइटर हो, या स्टोरी टेलिंग करनी हो, या कंटेंट राइटर हो, ये वहां पर काम आती है। लो टाइप पी के लिए तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है फैक्चुअल मोड, जहां पर लिखना है स्ट्रिक्टली फैक्चुअल, नो क्रिएटिव लैंग्वेज, नो मेटाफर्स। और वहीं हाई टॉप पी के अंदर तुम्हें अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है क्रिएटिव मोड,
यूज मोर क्रिएटिव लैंग्वेज, मोर क्रिएटिव वर्ड्स एंड मोर क्रिएटिव ऑप्शंस। तो ये थे वो 9 पॉइंट्स जो तुम्हारे एवरेज प्रॉम्प्ट्स को प्रो प्रॉम्प्ट्स बना देंगे। अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव दिया है तो एक लाइक करके अप्रिशिएशन दे सकते हो। अगर तुम्हारा भी इंटरेस्ट ऐसे ही एआई के अंदर है, एआई यूज केसेस, एआई वर्कफ्लोज, एआई टूल्स, एआई मास्टर क्लासेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ फिर किसी यूजफुल वीडियो में।